मेरा नाम नीतीश है, आप देख रहे हैं ज्ञान मीत पे। आज हम जिस यूनिवर्सिटी का बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अब वो भेंट चढ़ चुका है। वो यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश में अब राजनीति इस पर हो रही है? जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर के ज़िले में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो जिसका नाम पिछले कई वर्षों से लगातार सुर्खियों में रहा। कभी इसके पे लेके आवाज़ उठते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश बताया गया तो कभी कानून और राजनीतिक विवादों का विषय बन गई। आज भी जब यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है तो लोगों की राय अलग अलग होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह क्षेत्र के छात्रों के लिए बहुत बड़ा सौगात है, तो कुछ लोग कहते हैं कि परियोजनाओं पर गंभीर कानूनी सवाल खड़ा उठते हैं। इनकी जांच और अदालतों की सुनवाई, इसी कारण आज यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि सार्वजनिक बहस का विषय भी बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का शुरुआत कैसे हुआ? इसे बनाने का विचार किसके पास आया और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका उद्देश्य केवल एक विश्वविद्यालय बनाना था या इसके पीछे कोई शिक्षक का विजन भी था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले कुछ वर्ष पीछे चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लंबे समय तक रामपुर की राजनीति में एक ऐसे प्रमुख चेहरा रहे जिनकी सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई बार कहा कि रामपुर के आसपास क्षेत्रों के लिए शिक्षा को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़े यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की परिकल्पना सामने आई। विश्वविद्यालय का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वे पत्रकार, शिक्षाविद और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख चेहरे में से एक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विकसित और शिक्षा का महत्व पर भी उनका योगदान अक्सर उल्लेख किया जाता है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना बताया गया। समय के साथ यह शिक्षक भवन, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य सुविधाएं विकसित की गई। समर्थकों का कहना है कि इसे रामपुर की शिक्षा में एक नया केंद्र विकसित कर रहा है। हालांकि इस परियोजनाओं को लेकर समय समय पर भूमि प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अन्य कानूनी मामले भी जुड़ने का आरोप सामने आए। इन मामलों में जांच एजेंसियां ने कार्रवाई की और कई अदालतों तक पहुंचे। दूसरी ओर आजम खान और उनके समर्थक उनके पास आरोप से इनकार किया। उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई बताया। इन मुद्दों पर विभिन्न मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चलती रही। इस यूनिवर्सिटी की कहानी को समझने के लिए दो बात एक साथ रखना सबसे ज़रूरी है। एक और जहां शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसका उद्देश्य की कहानी, दूसरी तरफ उससे जुड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद। इसका निर्माण कानून और न्यायों की प्रक्रिया के अनुसार होता है। रामपुर की यूनिवर्सिटी की कहानी ईंट और पत्थर की कहानी नहीं है। यह शिक्षा, राजनीति, कानून और समाज, इन चारों की मिलन की एक कहानी है। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की कहानी समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे। इनके नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा, आखिर वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, पहले ही आपसे हम बताएं कि उनका जन्म 1878 में रामपुर की रियासत में हुआ। वे भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वे पत्रकार, लेखक और शिक्षाविद और प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी लेखी और भाषा के माध्यम से आवाज़ उठाई। वे अपने समय में उन नेताओं में से थे जो शिक्षा को समाज की उन्नति का सबसे बड़ा साधन मानते थे। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखा गया। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में उचित शिक्षा को केंद्र में बढ़ाना और छात्रों को शिक्षा के लिए जागरूक करना था। पुस्तकालय, छात्रावास और खेल परिषद और अन्य सुविधा से लैस ये यूनिवर्सिटी की विकसित की गई। समर्थकों का कहना है कि इससे ऐसे विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा जिनको बड़े शहर में जाकर पढ़ना की कठिनाई होता था। अस्थायी लोग का मानना यह भी है कि यदि किसी क्षेत्र में एक बड़ा विश्वविद्यालय विकसित होता है तो लगभग केवल वहाँ के छात्र तक सीमित नहीं रहता। आसपास के लोग, इलाके और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। छोटे व्यापारी विकसित होते हैं और शिक्षा वहाँ तरफ बदलता है। हालांकि इसी दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े कई कानूनी विवाद भी सामने आए। भूमि अधिग्रहण, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर सरकारी एजेंसियां ने कार्रवाई की। इन मामलों को लेकर मुकदमे दर्ज हुए और उनके विषयों पर अदालत तक पहुंचे। दूसरी ओर आजम खान और उनके समर्थक इन आरोपों को कई बार राजनीतिक कार्रवाई बताया।
इन विवादों के विभिन्न पहलू पर न्यायिक प्रक्रिया अलग अलग मामलों में चलती रहती है। यही कारण है कि इस बार अलग अलग लोगों को अलग अलग राय है। एक पक्ष इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानता है, दूसरा पक्ष कि यदि किसी भी संस्था स्थापना या संचालन में कानून का उल्लेख हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आवश्यकता है। लोकतंत्र व्यवस्था में यही सिद्धांत लागू होता है कि किसी भी विवाद को अंतिम निर्णय अदालत और कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। जबकि किसी शिक्षक संस्थान पर विवाद खड़ा होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न केवल भावना का नहीं होता बल्कि उन छात्रों का भी होता है जो वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसीलिए ऐसे मामलों में कानून का पालन और छात्रों का शिक्षा हित दोनों महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी समय बीतने के साथ मोहम्मद जौहर विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षक संस्थान नहीं रहा बल्कि कानून और राजनीति का बहस का विषय भी बन गया। विश्वविद्यालय से जुड़े कई मामले उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियां ने कार्रवाई शुरू की। इन कार्रवाई में भूमि, राजस्व रिकॉर्ड, कथित अतिक्रमण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। अलग अलग मामलों में अलग अलग आरोप लगे, कई प्रकरण में न्याय तक पहुँचे। सरकार का पक्ष यह रहा कि यदि किसी भूमि निर्माण और संस्थान से जुड़े कार्यों को कानून का उल्लेख हुआ तो उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह किसी आम नागरिक हो या बड़ा राजनीतिक नेता ही क्यों न हो। दूसरी ओर आजम खान और उनके समर्थक ने कई मौके पर इन्हें राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए प्रेरित बताया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय को बदनाम करने और शिक्षक संस्थान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी तक कहा कि यदि कोई कानून अपवाजित है तो उसका समाधान न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि यह मामला केवल राजनीति तक सीमित नहीं रह जाता बल्कि न्याय पर भी पहुंच सकता है, न्याय पर भी आवाज़ उठते हैं। यहाँ अलग अलग मामलों पर कानून के अनुसार सुनवाई होती है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल उठने लगे, यदि किसी विश्वविद्यालय पर कानून विवाद हो तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? अक्सर उसका उत्तर होता है छात्र, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय सबसे बड़ी पहचान उसकी इमारत नहीं बल्कि वहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं। यदि किसी संस्थान में पढ़ाई बाधित होती है तो उसका सीधा असर उन छात्रों के भविष्य पर, उनकी डिग्री और पे पड़ता है, करियर पर पड़ता है। यही कारण है कि शिक्षा से जुड़े मामले में कई विशेष यह राय रखते हैं कि यह भी असंभव हो सकता है कि छात्रों के हित की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही कानून का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल्य सिद्धांत भी यही है कि यदि किसी मामले में विवाद है तो उसका अंतिम निर्णय न्यायालय और कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। किसी भी पक्ष के दावे या आरोप को अंतिम सत्य भी माना जाता है जब उस पर विविध प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो इस वजह से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला केवल एक भवन या एक परिषद का मामला नहीं माना जाता। यह शिक्षा, कानून, प्रशासन और सार्वजनिक हित, इन सभी विषयों को एक साथ जोड़ने वाला मामला बन गया। आज भी इस यूनिवर्सिटी पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कोई इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग महत्वपूर्ण पहल मानता है तो कई लोग इसे कानूनी प्रश्नों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं और अंतिम निर्णय कानून और न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से ही तय होता है। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी को लेकर जब भी चर्चा होती है तो एक सवाल बार बार सामने आता है, यदि किसी शिक्षक संस्थान पर कानून विवाद हो तो आगे क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर केवल भावना से नहीं बल्कि कानून और शिक्षा दोनों के साथ रखकर समझना होगा। भारत में किसी भी विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान को कानून के दायरे में रहकर ही संचालित होना होता है। यदि किसी संस्थान से जुड़ी भूमि निर्माण, प्रशासनिक प्रक्रिया या अन्य मामले भी अनियमितता के आरोप लगते हैं तो भी संबंधित सरकारी एजेंसियां जांच कर सकती हैं। यदि मामला अदालत में पहुंचता है तो अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। दूसरी ओर शिक्षा विशेष अक्सर यह भी कहते हैं कि किसी विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी इमारत नहीं बल्कि वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र होते हैं। इसीलिए यदि किसी संस्थान पर कानूनी कार्रवाई होती है तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा और डिग्री का अनअनशन प्रभाव न पड़े। इसी कारण ऐसे मामले में कई तरह के कानून विकल्प पर चर्चा होती है। यही निर्णय अदालत और संबंधित प्रकरणों के अधिकारी क्षेत्र में होते हैं। इसी विशेष मामले को लेकर कौन कौन उचित कदम उठाए, कुछ लोगों
मानते हैं कि यदि संस्थान में कानून कमियां हैं तो उन्हें कानून के अनुसार दूर कर शिक्षा जारी रखना चाहिए। दूसरी लोग का राय है कि यदि गंभीर उल्लेख सिद्धांत हो जाए तो कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं और लोकतंत्र व्यवस्था में इन सभी पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी विश्वविद्यालय का मूल्य केवल उसकी दीवारों से नहीं आंका जा सकता, वहाँ पढ़ के निकलने वाले छात्र वहाँ पढ़ने वाले छात्रों से भी निकाला जाता है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसे शिक्षा का वातावरण, ये भी किसी संस्था की पहचान बनती जा रही है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का बात करें तो इस यूनिवर्सिटी दिन प्रतिदिन ये अपने विफलताओं के लिए जाना जा रहा है। दिन पर दिन उस पर संकट मंडरा रहे हैं। वो कभी ना कभी यूनिवर्सिटी पे अब खतरा मंडरा रहे हैं, कभी ना कभी टूट सकता है वो यूनिवर्सिटी। 40 यूनिवर्सिटी में से 38 यूनिवर्सिटी पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को जब बनाया होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक कार्रवाई को दायरे में रख कर ही किया होगा। अगर ये यूनिवर्सिटी संचालित हुआ तो आखिर इसका लाइसेंस किसने दिया, इस पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि जब अतिक्रमण जब नक्शा ही नहीं पास था तो इसे संचालित करने का कौन लीगल उसको लाइसेंस दे दिया। यहाँ पे अगर ये यूनिवर्सिटी तहस नहस होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ने वाले 6-7 हज़ार छात्र कहीं ना कहीं तित्र भित्र हो जाएंगे, उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। जब एक शिक्षा संस्थान जब कहीं ना कहीं तितर बितर होता है तो छात्रों का भविष्य भी कहीं ना तितर भित्र हो जाता है। लड़कों की अलग अलग दूर जाकर पढ़ना नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं छात्र जो 10 साल 5 साल वो लगा कर वहाँ पे पढ़ते थे, कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। सरकार को अगर कदम उठाना ही है तो कहीं ना कहीं उन छात्रों को नज़र रख के इस पे एक अच्छा सा तोड़ने की जब बात आती है 48 भवन, तो क्यों तोड़ा जाए? वो भी तो सरकार की निजी संपत्ति है। सरकार की निजी संपत्ति अगर तो उसको तोड़ा क्यों जाए? उसको सरकार कोई अपनी संपत्ति को लेके कोई विभागी उसको दे दे कुछ, तोड़ने से क्या होगा? अगर सरकार के अगर इलीगल है तो उसको लीगल ले ले सरकार, अपनी कोई विभागिक भवन बना दे, उसको विभाग के कोई अधिकारी को दे दे, जिला वहाँ पे बना दे। अच्छा यूनिवर्सिटी है, 500 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। बार बार सवाल खाता है। भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यही है कि कानूनी प्रक्रिया से ही सबका निर्णय आता है। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए आजम खान ने बताते हैं कि हम एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिए। हमने अपने सरकार, अपने जो मुलायम सिंह यादव जी थे उन्होंने बताते हैं आजम खान की हमने कुछ नहीं मांगा, बस हमने मांगा एक यूनिवर्सिटी, जिसके ये वाइस चांसलर भी थे। इस यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है, यूनिवर्सिटी बनाया इन्होंने। यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है और डॉक्टर अगर हर विषय में 5-6 विषयों पे पढ़ाई होती है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आज यूनिवर्सिटी ये खतरा में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक जितने बहुत ही मात्रा में वहाँ पहुँच रहे हैं, अपना प्रदर्शन वहाँ पे नियमित करा रहे हैं कि हमने आगे प्रदर्शन किया। वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं। सरकार को इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। यही था कहानी मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी का एक विश्वविद्यालय का कहानी है। देखिए आगे 15 दिन और बचे हैं, क्या न्याय प्रक्रिया आता है, क्या होता है। इस यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं देखा जाए। अगर ये यूनिवर्सिटी पे अगर कोई कार्य होता है तो जरूर इस पर अपडेट आपको ज्ञान विधि में मिलेगा। बने रहिए। मेरा नाम नीतीश, आप देख रहे हैं ज्ञान विधि।